हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। इंश्योरेंस में मैरीन इंश्योरेंस के अंतर्गत स्टैंडर्ड और कंडीशंस ऑफ मैरीन पॉलिसी पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। समुद्री बीमा पत्र के अंतर्गत जो शर्तें लागू होती है उन शर्तों को बीमित और बीमाकर्ता दोनों को पालन करना अनिवार्य होता है। यदि बीमित व्यक्ति द्वारा उन शर्तों का सही तरीके से पालन किया जाता है तभी वो बीमाकर्ता को किसी दायित्व के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है या उससे दायित्व की किसी भी क्षति के दायित्व की पूर्ति करवा सकता है। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, आइए समझते हैं। फर्स्ट इसमें आता है नेम ऑफ इंश्योर्ड, कि समुद्री बीमा पत्र के अंतर्गत जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया है उस व्यक्ति का नाम स्पष्ट रूप से अंकित और उल्लेखित होना चाहिए, या उस व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने करवाया है तो उसका नाम भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। सेकंड इसके अंतर्गत आता है लॉस्ट और नॉट लॉस्ट, अर्थात खोया या नहीं खोया, या माल नष्ट हो गया या नहीं हुआ। इसको समझते हैं कि जब जहाज में माल बंदरगाह से लाद कर उस बंदरगाह से जहाज तक पहुंचता है तो उसके बाद जहाज का जो स्वामी होता है या मालिक होता है वो उसका बीमा करवाता है। तो ऐसी स्थिति में बीमा पत्र में खोया या नहीं खोया, या नष्ट हुआ या नहीं नष्ट हुआ की शर्त लगा दी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि यदि बीमा की विषय वस्तु बीमा कराने से पूर्व ही नष्ट हो गई है किंतु ना तो इसका बीमाकर्ता को ना बीमित को जानकारी है, तो ऐसी स्थिति में बीमा कर्ता से बीमित क्षतिपूर्ति करवा सकता है। अर्थात इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस बीमा पत्र में ये अगर शर्त जोड़ दी जाती है कि लॉस्ट और नॉट लॉस्ट, तो ऐसी स्थिति में ये पूर्व से ही मतलब पास से ही बीमा हुआ मान लिया जाता है। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख बात है कि इस बीमा पत्र के अंतर्गत या इस प्रकार की शर्त के अंतर्गत पूर्णतः सद्विश्वास का अनुबंध होता है, अर्थात कोई भी पक्षकार किसी भी प्रकार की जानकारी होते हुए उसको छुपाने का प्रयास नहीं करेगा। नेक्स्ट थर्ड इसके अंतर्गत आता है जो कंडीशन है एट एंड फ्रॉम, तो पर से या पर और से, ये इसकी कंडीशन होती है कि बीमा पत्र के अंतर्गत एक शर्त जोड़ दी जाती है जिसका अर्थ ये होता है कि यदि बीमा पत्र के अंतर्गत बीमाकर्ता का दायित्व जो शिप है उसकी यात्रा प्रारंभ होने के साथ ही होगा तो ऐसी स्थिति में वो समय और स्थान की ओर उसकी इंडिकेशन करता है, तो इसको पर से शब्द से प्रारंभ किया जाता है। या दूसरे शब्दों में कह दें एट कंडीशन जो है, यहाँ पर से हमारा तात्पर्य बंदरगाह पर खड़े जहाज और उसमें लदे माल के प्रति दायित्व को प्रकट करना है कि यदि बंदरगाह पर जहाज खड़ा है उसमें माल को लाद दिया गया है तो उससे स्टार्ट होने से पहले यदि क्षति हो जाती है तो मतलब एक्ट यहाँ ये संबोधित कर रहा है, ये कंडीशन बता रहा है कि उस समय यात्रा प्रारंभ होने से पहले और माल लाद दिया गया उसमें कोई क्षति होती है तो उसके दायित्व की पूर्ति बीमित करवा सकता है। और से या फ्रॉम से हमारा तात्पर्य है यहाँ ये है कि जिस समय जहाज बंदरगाह छोड़कर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर चुका है तो उसके पश्चात से यदि कोई क्षति होती है तो बीमाकर्ता से बीमित करवाने के लिए उसे बाध्य कर सकता है। तो इसलिए एट एंड फ्रॉम जो है ये शर्त में जोड़ दिया जाता है, तो उसी शर्तों के अनुसार दायित्व का निर्धारण होता है यदि किसी प्रकार की क्षति होती है बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के मध्य। फोर्थ कंडीशन आती है, इसमें नेम ऑफ शिप, जहाज का नाम इसके अंतर्गत दिया जाता है जिससे माल भेजा जा रहा है बीमा पत्र के अंतर्गत। इसी प्रकार नेम ऑफ कैप्टन, बीमा पत्र में जहाज के कप्तान का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट इसी प्रकार आता है टर्मिनेशन ऑफ रिस्क, इसमें जोखिम की समाप्ति क्या है, तो इसमें समुद्री बीमा पत्र में जोखिम की समाप्ति के संबंध में शर्तों को जोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत बीमाकर्ता का दायित्व तब तक बना रहता है जब लदे हुए माल को बंदरगाह पर उतार नहीं दिया जाता। कई बार प्रथा के अनुसार या जो परंपरा है उसके अनुसार ही जोखिम समाप्त मानी जाती है। व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार ये कहा जाए कि बीमा पत्र में किस प्रकार की शर्तों का उल्लेख है कि बड़े जहाज से छोटे जहाज में माल लदाने तक और उसको आगे पहुंचाने तक क्या क्षति को शामिल किया गया है, या कभी कभी गोदाम तक, वेयर हाउस टू वेयर हाउस तक उसको शामिल किया जाता है, तो उसके अनुसार जोखिम उसके पश्चात ही समाप्त माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टच एंड स्टे, तो इसमें क्या है कि स्पर्श और टिकाव,
बीमा पत्र के अंतर्गत इन शर्तों को भी जोड़ दिया जाता है कि जहाज किन किन बंदरगाहों से होकर जाएगा, उसका नाम बीमा पत्र के अंतर्गत दे दिया जाता है, और वो अपनी पूरी यात्रा में कहाँ कहाँ रुकेगा, और या ऐसे बंदरगाह जिस पे वो रुकेगा नहीं लेकिन वहाँ से गुजरेगा, तो उसकी भी जानकारी दे दी जाती है। तो जिस प्रकार की शर्त को आपने टच एंड स्टे के अंतर्गत शामिल किया है, तो जिन बंदरगाहों का नाम दिया है जहां पर वो रुकेगा और उसको शामिल किया है अपने अनुबंध के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में वहां किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी पूर्ति करवाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी बंदरगाह से वो गुजरता है और नुकसान हो जाता है, तो उस स्थिति में उसकी क्षति की पूर्ति नहीं करवाई जा सकती, जिसको टच और स्टे में शामिल नहीं किया गया, अर्थात स्पर्श और टिकाव की शर्त में शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट 8 पॉइंट आता है वैल्यूएशन, मूल्य निर्धारण। बीमा पत्र के अंतर्गत यदि किसी भी माल को उसके संबंध में बीमा करवाया गया है, तो उसके अंतर्गत यदि ये शर्त जोड़ दी जाती है कि मूल्य निर्धारण, एक उसमें शब्द वाक्य है वो जोड़ दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो विषय वस्तु है उसके क्षति होने पर जो उसमें मूल्य अंकित किया गया है उसके अनुसार उसका दायित्व निर्धारित होगा। यदि उसमें बीमा पत्र के अंतर्गत मूल्य निर्धारण वाक्य नहीं जोड़ा गया, तो ऐसी स्थिति में वो अमूल्यांकित बीमा पत्र कहलाता है, और जिसमें मूल्य जोड़ दिया गया उसे मूल्यांकित बीमा पत्र कहा जाता है। तो अमूल्यांकित बीमा पत्र में जो क्षति होने पर उसमें उसके लागत के अनुसार मूल्य का निर्धारण बाद में सर्वेयर द्वारा और बीमित व्यक्ति द्वारा दिए गए अपने प्रपत्र के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट इसमें 9 पॉइंट आता है आपदा या संकट, या पिल कह दें इसको। बीमा पत्र में आपदा, कोई भी संकट यदि है तो उसका जिक्र किया जाता है, उसका उल्लेख किया जाता है, तो उसके अनुसार किस प्रकार की संकट पर, किस प्रकार की घटनाओं के घटित होने पर, नुकसान होने पर इसको बीमा पत्र के अंतर्गत कवर किया जाएगा। यदि उसका स्पष्ट उल्लेखित है और उसके कारण से क्षति होती है तो बीमाकर्ता को उसके लिए दायित्व ठहराया जा सकता है, लेकिन यदि उसको कुछ कवर नहीं किया गया, इस कारण से क्षति हुई है जिसको बीमा पत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, तो उसके लिए बीमाकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नेक्स्ट 10th पॉइंट में आता है स्यू एंड लेबर। देखिए, वाद और चेष्टा का प्रयास, तो इसमें क्या है, बीमा पत्र में कई बार ये कंडीशन जोड़ दी जाती है कि वाद और चेष्टा, तो इसका मतलब ये होता है कि बीमाकर्ता और बीमित में या उसके एजेंट में ये बात को स्वीकार किया गया है कि यदि माल को रास्ते में क्षति होती है विषय वस्तु को, तो ऐसी विषय वस्तु को बचाने के लिए वो भरसक प्रयास करेगा, ऐसे ही करेगा जैसे उसका बीमा नहीं हुआ, उसके लिए वो उसको माल को बचाने का प्रयास करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी उसको बचाने के लिए खर्चा होगा वो उस बीमाकर्ता से वसूल करने का हकदार होगा। नेक्स्ट है प्रत्याग की शर्त। यदि बीमा पत्र के अंतर्गत इस शर्त को शामिल किया गया है, तो इसका मतलब है बीमाकर्ता और बीमित जो व्यक्ति हैं, ये दोनों पक्षकार जो विषय वस्तु पर क्षति हुई है उसके जो दायित्व को नियमानुसार कम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन में बीमाकर्ता और बीमित के अधिकारों पर या दायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसी बार नेक्स्ट आता है प्रीमियम। यदि बीमा पत्र में एक शर्त जोड़ दी जाती है, जब तक प्रीमियम स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम स्वीकार करने पर और बीमाकर्ता द्वारा उसे इन्फॉर्म करने तक उसका दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें आता है कोई नाशवान प्रकृति की वस्तु है, यदि उन शर्तों को जोड़ा गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसमें कोई आंशिक क्षति होती है, कुछ वस्तु ऐसी होती है नाशवान प्रकृति की, कुछ खाने के समान है, तो उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए बीमाकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। और लास्ट इसके अंतर्गत आता है लापरवाही। यदि बीमा पत्र में इस शर्त को जोड़ा गया है नेग्लिजेंस को, तो ऐसी स्थिति में यदि बीमी द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई है, उसके कारण से क्षति होती है, तो उसके लिए बीमाकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है सेटलमेंट ऑफ मैरीन इंश्योरेंस क्लेम्स, समुद्री बीमा दावों का निपटारा। तो इसके अंतर्गत क्या है कि बीमे दावे के निपटारे से हमारा अभिप्राय है कि बीमा अनुबंध के अंतर्गत जो बीमित को अधिकार प्राप्त होते हैं उसके अनुसार दावों की मांग करना, या दूसरे शब्दों में कह दें कि इस बीमा अनुबंध के अंतर्गत बीमित को जो अधिकार प्राप्त है वो क्षति होने पर उसकी पूर्ति की मांग करना ही समुद्री बीमा दावों का निपटारा कहलाता है। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार बीमा पत्र का दावा बीमा अनुबंध करते समय बीमाकर्ता द्वारा दिए गए वचन के निष्पादन की मांग करना है। समुद्री बीमा के अंतर्गत जो दावे प्रस्तुत करते हैं उसकी 2 कंडीशंस होती हैं, एक होती है संपूर्ण हानि का दावा करना और दूसरा आता है आंशिक हानि का दावा करना। संपूर्ण हानि के दावा जो है या क्लेम फॉर टोटल लॉस कह दें, उसमें इस प्रकार की
प्रोसेस रहती है, जैसे क्षति की सूचना देना। तो माल की संपूर्ण हानि होने की दिशा में सर्वप्रथम जो बीमित व्यक्ति होता है वो माल की क्षति की सूचना बीमाकर्ता के पास भेजता है और सूचना देने की एक बीमा पत्र में निर्धारित विधि समय दिया जाता है, उसी के अनुसार सूचना भेजनी चाहिए। इसके पश्चात बीमा कंपनी क्या करती है, सर्वेयर नियुक्त करती है। जो उसके निर्धारित सर्वेयर होते हैं, जो या असेसर होते हैं, वो उस हानि की मूल्यांकन करते हैं और उसकी रिपोर्ट बीमा कंपनी को प्रस्तुत करते हैं। इसके पश्चात जो उसकी एक कॉपी है वो बीमाकर्ता के साथ साथ बीमित को भी सर्वेयर देते हैं और बीमित व्यक्ति जो है वो दावा प्रस्तुत प्रपत्र के साथ उस रिपोर्ट को लगाकर अपने दावे का क्लेम करता है। इसी प्रकार आता है आवश्यक प्रपत्र संलग्न करना। तो इसमें क्या होता है, माल के दावे के साथ जो प्रपत्र संलग्न किए जाते हैं उसमें जो बीमा पत्र है आपने लिया है, इसके साथ साथ अपने कहते हैं इनवॉइस है या बीजक है, जहाज की बिल्टी है या बिल ऑफ लैंडिंग कह दें, ये इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। इसके साथ साथ जो आपने अगर क्षतिपूर्ति प्राप्त हो जाती है तो संबंधित माल या जिसके कारण से नुकसान हुआ है उस व्यक्ति के प्रति जो आपका अधिकार है वो बीमा कंपनी को दिया जाता है, उसकी प्रत्याग किया जाता है। इसी प्रकार अपने ये कह दें कि किस कारण से जहाज में हानि हुई है, उसमें अगर कोई उसका गवाह है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के बयान आदि को नोटरी द्वारा अटेस्टेड करा के दिया जाता है और उसके साथ जो पत्र व्यवहार किया गया माल के संबंध में उसकी सूचना उन्हें प्रस्तुत की जाती है बीमाकर्ता कंपनी को। इसके साथ साथ जहाज का जो बीमा पत्र है शिप का वो दिया जाता है। जहाज के स्वामी द्वारा लिए गए बीमा पत्रों की शर्तें और उसकी प्रमाणित कॉपियां ये उसके अंतर्गत दी जाती हैं और इससे संबंधित प्रपत्रों को बीमा कंपनी को सौंपा जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है दावों पर कंपनी का विचार करना। जब इस प्रकार की घटना हो जाती है, क्षति हो जाती है, तो बीमाकर्ता जो होता है वो उस दावे सर्वेयर की रिपोर्ट मिलने के बाद उन पर विचार करता है और उसके अंतर्गत वो अवधि किस प्रकार की अवधि में दुर्घटना घटित हुई है, उसकी क्षति का कारण क्या रहा है, इन बातों पर विचार करता है और इसकी सर्वेयर की रिपोर्ट क्या आई है, इसके अंतर्गत बीमा पत्रों की शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति का दायित्व कितना बनता है, इसकी विषय वस्तु क्या है, उसके संबंध में जो शर्तें निर्धारित पूरी हुई है या नहीं है, इस पर दावे पर कंपनी विचार विमर्श करती है। इसके पश्चात नेक्स्ट 6 पॉइंट आता है क्षति की राशि का निर्धारण। जब बीमा कंपनी इसको पूरा चेक कर लेती है प्रपत्रों को और इस प्रकार की जो दायित्व तय होते हैं उसके पश्चात क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित की जाती है। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में बीमा कंपनी द्वारा सहानुभूतिपूर्ण अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा राशि भी उनको दी जाती है और क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने संबंधी एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसके अनुसार राशि का निर्धारण उसके एक संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान। जब राशि का निर्धारण हो जाता है तो उसके पश्चात क्षतिपूर्ति की राशि का बीमित व्यक्ति को भुगतान किया जाता है, जो कि बीमा शर्तों के अंतर्गत पहले उल्लेखित शर्तों के अनुसार होता है कि उसे भारतीय मुद्रा में भुगतान किया जाएगा या किस प्रकार उसका भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार विवाद की दिशा में यदि बीमा पत्र के अंतर्गत पंच निर्णय की शर्त को जोड़ा गया है तो किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस निर्णय को पंच निर्णय को सौंप दिया जाता है। सेकंड इसमें आता है ये तो साथ संपूर्ण हानि होने पर, आंशिक हानि होने की स्थिति में 2 शर्तें रहती है। एक तो विशिष्ट औसत हानि का दावा या ये कह दें क्लेम फॉर पर्टिकुलर एवरेज लॉस। तो इसके अंतर्गत माल की आंशिक हानि होती है तो ऐसी स्थिति में जिस जगह पर हुई है उस जगह के अंतर्गत जो वहां के बंदरगाह के या रास्ते के जो अधिकारी हैं, कस्टम अधिकारी हैं, उनको सूचित किया जाता है। हो सके संभव तो उन्हें माल दिखाया जाता है जिससे कस्टम ड्यूटी कम हो सके और ये इनसे प्रपत्र प्राप्त कर लिया जाता है ताकि उससे बीमाकर्ता कंपनी से क्लेम किया जा सके। इसी प्रकार बीमाकर्ता को सूचना दी जाती है आंशिक होने पर। बीमाकर्ता द्वारा जो हानि का मूल्यांकन का तरीका है उनका जो बीमा पत्र में विधि निर्धारित की गई है उसके अनुसार सर्वेयर के द्वारा उसको मूल्यांकित करवाया जाता है। फिर बीमित व्यक्ति द्वारा उस सर्वेयर की कॉपी जो सर्वेयर द्वारा उसे दी गई है उस हानि की कॉपी को लगाकर संबंधित जो प्रलेख है, प्रपत्र है, उनको भरकर उसे प्रस्तुत किया जाता है और फिर इसके पश्चात दावे के लिए बीमाकर्ता द्वारा बीमाकर्ता से क्लेम के लिए उसकी मांग की जाती है। इसी प्रकार जहाज या शिप के संबंध में जो भी प्रपत्र की आवश्यकता होती है बीमाकर्ता को बीमी द्वारा वो उनसे उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो बीमा पत्र है जहाज द्वारा लिया गया है या उसकी जो कहते हैं लॉग बुक है, दुर्घटना अवधि के दौरान जो यात्रा का ब्यौरा है। इस प्रकार सर्वेयर की जो मूल्यांकन रिपोर्ट है जो जहाज के संबंध में, उसके संबंध में जो रिपोर्ट है, ये इसी प्रकार प्रत्यागता जो तीसरे पक्षकार के कारण से यदि हानि हुई है तो उसके बीमित के जो अधिकार हैं वो कंपनी को स्थानांतरण करने संबंधी जो परित्याग करने का अधिकार है या उससे क्लेम करने का अधिकार है वो कंपनी को स्थानांतरित किया जाता है। अन्य प्रकार के जो मरम्मत के बिल हैं आदि ये सारे उसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके पश्चात बीमाकर्ता दावे पर विचार करता है आंशिक हानि पर, आंशिक हानि होने की स्थिति में तो और संबंधित देखता है जो प्रपत्र है ये सभी पूरे कर लिए गए हैं, जो प्रक्रिया बीमा पत्र में निर्धारित की गई है उसका पालन किया गया है शर्तों का, तो उस पर विचार किया जाता है। इसके पश्चात
कंपनी द्वारा, बीमाकर्ता कंपनी द्वारा कंपनी के दावों का जो क्षतिपूर्ति की राशि है उसका निर्धारण किया जाता है और इसके पश्चात उसे भुगतान किया जाता है। यदि विवाद की स्थिति होती है तो पंच निर्णय द्वारा इसे निर्धारित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था कंडीशंस ऑफ मैरीन इंश्योरेंस और सेटलमेंट ऑफ मैरीन इंश्योरेंस क्लेम्स, समुद्री दावों का निपटारा और समुद्री दावों की शर्तें, जिस पर अपने विचार किया, समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।